संगठन की यासीन मलिक ने कोर्ट में अपील की और कहा कि वो अब गांधीवादी हो गया है, उसका व्यवहार बदल गया है, वो हथियार छोड़ चुका है, लिहाजा इसकी रियायत दी जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कश्मीर घाटी में काफी लंबे समय से चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। वो है यासीन मलिक। यासीन मलिक एक अलगाववादी जो धीरे धीरे आतंकवाद की तरफ बढ़ता गया और आज वो सलाखों के पीछे है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया। ये वो संगठन है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती थी, वो भी हथियारों के जरिए। उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब एनआईए के जो स्पेशल जज थे प्रवीण सिंह, उन्होंने उसे टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक को आखिरी बार 22 फरवरी 2019 को एनआईए के लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसे जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया और इसके बाद 25 मई 2022 को उसे एनआईए के कोर्ट ने सजा सुनाई। उसे यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। यासीन मलिक एक सेपरेटिस्ट था। सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी। अलगाववादी मतलब जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। तो ये जो यासीन मलिक था, इसने कश्मीर में काफी दंगे करवाए, कई कत्ल करवाए और हिम्मत तो ऐसी थी कि उस वक्त जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय भारत के जो होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी को उसने किडनैप करवा लिया। 9 दिसंबर 1979 को उसने किडनैप करवाया। फिर इसके बदले में उसने 5 आतंकवादी छुड़वा लिए। यासीन एक सरकारी बस ड्राइवर का बेटा था। फिर उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? उसका श्रीनगर में एक बड़ा मॉल है। इसके अलावा श्रीनगर में कई सारी प्रॉपर्टीज है और ओएसिस स्कूल के जो चैन है, इसमें उसके शेयर्स है। फिर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो यासीन है, उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? उसका ना कोई बिजनेस था और ना ही वो खानदानी अमीर था। चलिए जानते हैं यासीन मलिक के बारे में डिटेल में। तो यासीन ने जो शुरुआती पढ़ाई की वो श्रीनगर में की। तो जब वो 14 साल का था तो उसका कहना है कि उसने इंडियन आर्मी और टैक्सी ड्राइवर के बीच में झगड़ा देखा और वो झगड़ा हिंसा में बदल गया। उस वक्त यासीन ने देखा कि इंडियन आर्मी टैक्सी ड्राइवर्स पे हावी हो गई है। इस बात से फिर यासीन मलिक को तकलीफ हो गई, उसे इंडियन आर्मी से नफरत हो गई उस वक्त। और इसके बाद फिर उसने एक 14 साल के लड़के ने अपने सामने एक उद्देश्य रखा कि उसे कश्मीर को भारत से अलग करना है और उसने उस तरीके से कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच होने वाली थी। उस वक्त जो स्टेडियम तय हुआ था, उस स्टेडियम में यासीन मलिक ने जाके पिच खराब कर दी। ऐसे उसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद फिर 1984 में जो कश्मीरी पंडित जज थे नीलकंठ गंजू, इन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई। मकबूल भट्ट जेकेएलएफ का मुखिया था उस समय। तो फिर जब उसे फांसी की सजा सुनाई तो इसके बाद यासीन मलिक ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, उसने इसके खिलाफ पोस्टर्स लगवाए और फिर ये सब करने के कारण उसे जेल हो गई। 1986 में यासीन मलिक जेल से बाहर निकला। जब वो जेल से बाहर निकला तो वो 21 साल का था। उस वक्त उसने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में कश्मीर को भारत से आजाद करके रहेगा, क्योंकि उसे भारत से बहुत घृणा हो गई थी। इसके बाद उसने जो कुछ साल पहले उसने एक ताला नाम की पार्टी बनाई थी, उसको उसने इस्लामिक स्टूडेंट लीग नाम के अलग पार्टी में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसने इस इस्लामिक स्टूडेंट लीग पार्टी में कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे उनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये जो इस्लामिक स्टूडेंट लीग थी ये बहुत बड़ी बन गई और ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त के भारत के होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी का जो अपहरण हुआ था ये इस्लामिक स्टूडेंट लीग के लोगों ने ही किया था। इसके जो उस वक्त के मेंबर थे वो थे अशफाक वानी, इसके बाद अब्दुल हमीद शेख, जावेद मीर। इन सब लोगों को उस वक्त टेररिस्ट कहा जाता था। 1987 में इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए। उस वक्त यासीन मलिक और उसके जैसे कई अलगाववादियों ने मिलकर एमयूएफ नाम की एक पार्टी बनाई। इस पार्टी को वहां के जो लोकल लोग थे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त माहौल तो ऐसे बन गया था कि एमयूएफ ही जीतेगा। उस वक्त एमयूएफ का जो लीडर था, जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह, जो बाद में सैयद सलाउद्दीन बना। इसके लिए यासीन मलिक प्रचार कर रहा था। मतलब उस वक्त के जो इलेक्शंस थे वो एमयूएफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हो रहे थे। ये जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो थी राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस वक्त एमयूएफ के जो 600 से ज्यादा वर्कर्स थे इंक्लूडिंग यासीन मलिक,
इन सबको जेल में डाल दिया। यमयूएफ जीते ना, इसके लिए भारत सरकार ने सारी कोशिशें की। अगर उस वक्त यमयूएफ जीतता तो भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ती, क्योंकि ये जो यमयूएफ था उसके जो इलेक्शन के लिए फंडिंग आ रहे थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे। अगर यमयूएफ जीतता तो पाकिस्तान की जीत होती और भारत सरकार ये बेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए फिर ये जो 600 वर्कर्स को जेल में डाला, ये कदम भारत सरकार को उठाना पड़ा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर घाटी में जो गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार थी उसे बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला थे उनके साथ हाथ मिला लिया। 1987 के इलेक्शन के बाद यासीन मलिक और उसके जैसे जो अलगाववादी लीडर थे, ये लोग भारत से और ज्यादा खफा हो जाते और इसके बाद वो लोग पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां जाके आतंकवाद का ट्रेनिंग लेते हैं। और इसके बाद जब यासीन मलिक कश्मीर लौटता है वापस, तो वो JKLF का कमांडर बन जाता है और देखते ही देखते 1 साल में वो JKLF का मुखिया बन जाता है। अब समझते हैं सिलसिलेवार यासीन मलिक के जो हाईलाइटेड क्राइम्स है उसके बारे में। तो 4 नवंबर 1979 को जस्टिस नीलकंठ गंजू, ये कश्मीरी पंडित थे, इन्होंने मकबूल भट्ट जो JKLF का मुखिया था उसको 1984 में फांसी की सजा सुनाई थी। तो इनका सरेआम कत्ल कर देते हैं यासीन मलिक और उसके लोग। इसके बाद यासीन मलिक जस्ट 1 महीना बीच में जाता है और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, इनकी जो बेटी थी रूबिया सईद, इसको अगवा कर लेते हैं। उस वक्त VP सिंह की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे। उनकी बेटी को 9 दिसंबर 1979 को किडनैप कर लिया गया और 13 दिसंबर 1979 को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके एवज में 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। जब ये आतंकवादी छोड़े गए तो उसका तीव्र विरोध हुआ, ये बात किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन उस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ और इस किडनैपिंग के पीछे यासीन मलिक और इस्लामिक स्टूडेंट लीग का हाथ था, ये CBI की जांच रिपोर्ट में बताया गया। जस्टिस गंजू की हत्या, इसके बाद होम मिनिस्टर की बेटी की किडनैपिंग और इसके बाद भारतीय वायुसेना के जवानों पे हमला। श्रीनगर में रावलपोरा एरिया में जब वायुसेना के जवान ड्यूटी पे जा रहे थे, उस वक्त यासीन मलिक और उसके लोगों ने इन लोगों पे गोलियों की बौछार कर दी। इसमें 4 अधिकारी मारे गए और 40 जवान घायल हो गए। इन 4 अधिकारियों में एक अधिकारी था स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की मौत के बाद उनके माता पिता ये सदमा सह नहीं पाए और 2 महीने के अंदर ही उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। वायुसेना के जवानों पे जो हमला हुआ वो तारीख थी 25 जनवरी 1990। 25 जनवरी 1990, 9 दिसंबर 1979 और इसके पहले 4 नवंबर 1979। मतलब बस एक महीने के पीरियड के बाद ही इन लोगों ने एक बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते गए। 2022 में जब कोर्ट केस चल रही थी, उस वक्त कोर्ट में खुद यासीन मलिक ने अपना ये दोष कबूल कर लिया कि उसने वायुसेना के जो जवान थे उन पे हमला किया था। यासीन मलिक और उसके जैसे और आतंकी संगठनों ने 1990 से कश्मीरी पंडित जो थे उनको सताना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया। इनके मतलब जो दरिंदगी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त लगभग 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों के परिवार उजड़ गए। ऑलमोस्ट 95% कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ चुके थे। 60,000 से ज्यादा परिवार उस वक्त अपना परिवार लेकर, अपनी जान बचाकर भाग गए थे। जिन घरों में सुबह आरतियों की घंटी बजती थी, उन्हीं घरों में अब गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। JKLF के लोग दिन में तो मतलब कश्मीर की आजादी के नारे लगाते थे, पोस्टर्स लगाते थे, लेकिन रात को इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए डर का माहौल बना दिया था। इन लोगों के लिए उनका एक ही स्लोगन था, या तो भाग जाओ नहीं तो कब्र के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी पंडित बेचारे क्या करते, अपनी जान बचा के भाग रहे थे। यासीन मलिक के इन्हीं सारे कारनामों के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। 1994 में यासीन मलिक जेल से रिहा हो गया और इसके बाद उसने फिर गांधीवाद अपना लिया। उसौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये वो मामला था। यासीन मलिक 1994 में जेल से रिहा हो जाता है और वो जब जेल से रिहा होता है तो एक यूरेशियन रिपोर्ट उस वक्त बाहर आती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और मीडिया के सामने
अपनी इमेज ऐसी बना दी थी कि वो एक राजनैतिक कार्यकर्ता है, और उस रिपोर्ट के माने तो वो सीधा सीधा भारत सरकार को निशाना बना रहा था। ये जो यूरेशियन रिपोर्ट थी, ये एक्चुअली यासीन मलिक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी थी। वो अपने आप को गांधीवादी बता रहा था, और इसके साथ ही उसका जो एक्चुअल मकसद था वो था अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति बटोरना, भारत पे प्रेशर क्रिएट करना, और उसका सबसे बड़ा उसके पीछे मकसद था वो था उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनको कमजोर कर देना। यासीन मलिक ने यूरेशियन रिपोर्ट में JKLF को स्वतंत्रता आंदोलन करने वाली पार्टी बताया। इसके अलावा इस यूरेशियन रिपोर्ट का असर भारत सरकार पे ऐसे हुआ कि यासीन मलिक को उस वक्त सुरक्षा देनी पड़ी, पासपोर्ट देना पड़ा, उसके विदेश आने जाने का खर्चा उठाना पड़ा, और इसके अलावा उसे शांति वार्ता के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया जाने लगा। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो यासीन मलिक से मिले थे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को यासीन मलिक से मिलना पड़ा? तो एक्चुअली उस वक्त यासीन मलिक जो था वो कश्मीर में बहुत बड़ा लीडर था, और उसके कहने पर वहाँ पे जो पत्थरबाजी है, जो दंगे हैं, वो आसानी से हो जाते थे, और सारी सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए फिर भारत सरकार को भी कदम उठाना पड़ा। भारत सरकार को इन सबको पैसे देने पड़ते थे ये सारी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। यासीन मलिक ने भले ही मीडिया के सामने कहा कि वो शांति समर्थक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। हमारी जांच एजेंसियों के पास सबूत थे उसके टेरर फंडिंग के। उसे ISI से टेरर फंडिंग हो रहा था हवाले के जरिए, इससे उसे करोड़ों रुपए आ रहे थे। इसके अलावा उसके कारण कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, कश्मीरी पंडितों को सताया जा रहा था, स्कूल जलाए जा रहे थे। अब चलिए समझते हैं यासीन मलिक करोड़पति कैसे बन गया, उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। तो एक्चुअली यासीन मलिक जो था वो पाकिस्तान और भारत दोनों से पैसे ऐड रहा था। अभी पाकिस्तान से जो पैसे ऐड रहा था वो था टेरर फंडिंग के लिए आने वाला फंड। वो उसे लाखों करोड़ों में आते थे, तो वो पूरा पैसा तो आतंकवाद के लिए नहीं यूज कर रहा था, वो कुछ पैसा अपने लिए संभाल रहा था। इस दुबई, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका, यहाँ पे जो प्रो एक्टिविस्ट पाकिस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे थे, ये लोग कश्मीर की आजादी के नाम पर चंदा इकट्ठा करते थे, और वो पैसा हवाला या फर्जी कंपनियों के जरिए यासीन मलिक के पास पहुंच जाता था। वो भारत से कैसे पैसे निकलवाता था? एक्चुअली यासीन मलिक जो है वो कश्मीर का बड़ा लीडर है, तो उसके हाथ में वहां पे बहुत ज्यादा पावर है, वहां के लोग जो उसको सुनते हैं, तो उसकी वजह से भारत सरकार एक ही चीज चाहती थी कि वहां पे शांति बनी रहे, भारत सरकार का एक होल्ड रहे, और इसके लिए भारत सरकार ये जो यासीन मलिक और उसके जैसे और कई लोग हैं, इन लोगों को पैसा प्रोवाइड करती थी। जैसे 90s और 2000 के दशक में भारत सरकार हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को पीस प्रोसेस के नाम पर सुविधाएं और पैसे देती थी। इसके अलावा यासीन मलिक को भी सुरक्षा, यात्रा भत्ता और सरकारी आयोजनों में शामिल होने के लिए पैसे मिलते थे। इसके अलावा कुछ भारतीय NGO और तथाकथित मानवाधिकार संगठन यासीन को सफेद पोश एक्टिविस्ट मानते थे। इन संगठनों से भी उसे पब्लिक फंडिंग, मंच और वैधता मिलती थी। यासीन मलिक ने भारत सरकार से जो भी फायदा उठाया, जो भी पैसा लिया, उसको भी उसने आतंकवाद के लिए यूज किया। वैसे तो उसने भारत सरकार से जो पूरा पैसा मिला वो, या पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा था वो पूरा पैसा आतंकवाद के लिए नहीं यूज किया। उसने अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई, उसने अपनी फैमिली को भी सेफ रखा। हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके कहे मुताबिक श्रीनगर का जो लाल चौक है, वहां की आधी प्रॉपर्टी यासीन मलिक के पास है। इसके अलावा लाल चौक में जो MS मॉल है वो भी यासीन मलिक का है। कश्मीरी अलगाववादियों ने घाटी और राज्य में अलगाववाद का नेतृत्व करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए खूब संपत्ति बटोरी है। 1990 में वायुसेना के जो जवान थे उनके मर्डर्स, इसके बाद रूबिया के जो किडनैपिंग थी वो, ऐसे JKLF के जो आतंकी गतिविधियां थी वो बढ़ रही थी। फिर इसके खिलाफ CBI ने केस फाइल किया, और इन सब मामलों में यासीन का नाम सामने आया, और सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए ये जो केस था वो राजस्थान के अजमेर कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। ये वही समय था जब यासीन मलिक गांधीवादी बनने का नाटक कर रहा था। जब कोर्ट में दलीलें शुरू हुई, तब यासीन मलिक के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि ये सारी घटनाएं कश्मीर में हुई है, और कश्मीर से राजस्थान गवाहों को लाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा मीडिया और ह्यूमन राइट्स लॉबी का भी दबाव आ गया।
क्योंकि उस वक्त यासीन मलिक को एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पे पेश किया जा रहा था। इसीलिए उस वक्त कहा गया कि उसे अपने इलाके में न्याय पाने का अधिकार है। उस समय हुर्रियत और जेकेएलएफ को बातचीत में शामिल करने की सोच थी और इसीलिए सरकार इसका सीधा सीधा विरोध नहीं कर पाई। उस वक्त भारत सरकार शांति प्रक्रिया और बातचीत पर ज्यादा जोर दे रही थी। इस मामले में यासीन को जीत हासिल हुई, इसीलिए केस जम्मू ट्रांसफर किया गया और इसके बाद श्रीनगर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि कोर्ट ने उस वक्त ये मान लिया कि जो ये घटनाएं हुई है ये जम्मू कश्मीर इलाके में हुई है, तो गवाहों को इधर उधर लाने से अच्छा है ये केसेस जहां घटनाएं घटी है वही चले तो अच्छा है। एक समय बाद जम्मू में भी ये मामला धीमा पड़ गया और फिर जैसे प्री प्लान था ये जो केस था ये श्रीनगर पहुंच गया और वहां पे यासीन का एक उसके लोगों पे अलग जादू था और वो जादू काम करेगा ये उनको पता था। यासीन मलिक बहुत शातिर था। उसने ये जो उसके ऊपर केस चल रहे थे ये इस कोर्ट से उस कोर्ट ऐसे करते करते कई साल बिता दिए और इसके कारण उसकी जो अब एक पॉजिटिव छवि थी वो उसके लोगों में क्रिएट हो गई और बहुत सालों तक वो सजा से बचता रहा। अब तक हमने जितना भी यासीन मलिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए, टेरर फंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आता था, उसके जो भी क्राइम्स थे उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि यासीन मलिक की अभी की क्या सिचुएशन है। तो उसको एक्चुअली टेरर फंडिंग के लिए तो उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन जो बाकी केसेस है किडनैपिंग के, जो वायुसेना जवान की हत्याएं हुई उस बारे में, ये सारे केसेस अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। 2020 में यासीन मलिक पे मुकदमा चालू हो गया और इस मुकदमे के दरमियान यासीन मलिक ने वकील लेने से मना कर दिया। उसने अपनी केस खुद लड़ने का फैसला किया। यासीन मलिक ने दिल्ली के एनआईए की कोर्ट में खुद को दोषी बताया और इसके बाद ना तो वो कोई वकील लेगा और ना अपने आप को बचाएगा, ये उसने फैसला लिया। कोर्ट ने उसे यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ताजा स्थिति यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जहां एनआईए ने यासीन को सजाए मौत देने की मांग की, वहीं इससे ठीक उल्टा हुआ। यासीन की जान बचा ली गई और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। इस फैसले के बाहर आते ही पाकिस्तान में जैसे हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान उसे बार बार राजनीतिक कैदी बताता है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि वो एक स्वीकार किया हुआ आतंकी और देशद्रोही है। यासीन मलिक को जो सजा मिली है उसके लिए पाकिस्तान और जो कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो आपत्ति जता रहे, लेकिन भारत सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। भारतीय अदालत में इंसाफ का एक और कत्ल। कठपुतली कोर्ट ने कश्मीर की आजादी के लिए जद्दोजहद करने वाले यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। तो दोस्तों ये थी कहानी यासीन मलिक की, अलगाववाद से लेकर उम्र कैद की सजा तक। तो हमारी गवर्नमेंट और एनआईए के कोर्ट ने जो यासीन मलिक को सजा दी है, क्या आपको सही लगती है? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ना चाहूंगी। तो मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।